Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है वो कर रहे हैं। ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। ऑलरेडी हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू जो कि करंट इंडियन इकोनॉमी के रहेंगे, जिसमें हम सारा इम्पोर्टेंट डाटा जैसे कि टॉप ट्रेडिंग एक्सपोर्ट्स क्या है इंडिया के, टॉप ट्रेडिंग इंपोर्ट्स क्या है इंडिया के, किन किन देशों के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट रहता है, कौन से इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स है, बजट जो हमारा लेटेस्ट का है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे उसके एमसीक्यू करेंगे, इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी मिनी रत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न कंपनी है, और साथ ही कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी के डेटा से पूछे जाते हैं, उन सभी का आज यहाँ पर कंपाइलेशन आपको मिलेगा। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम एचपीएससी और एस्टेट के लिए। और भी इसको बहुत अच्छे से देखना, इसके जो डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और भाई दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका पार्ट टू है ये। पार्ट 1 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसको भी देख लेना, ठीक है। और ये पार्ट 2 है, इसको भी देखना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सभी डेटा जैसे कि एचडीआई का है, इंडिया की ग्लोबल इंडेक्स जो वेरियस वेरियस रैंकिंग है उसमें इंडिया का कितना स्टेज है, क्या क्या सभी हमने ऑलमोस्ट जो डेटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पर कंपाइल किया। फिर भी कोई फैक्ट्स फिगर डेटा रह जाता है जो आपको लगता है और मैंने यहाँ पर एड ऑन नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वही करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम बजट के टॉपिक्स को करेंगे, बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा खर्चा, कुल खर्चा कितना एस्टिमेट क्या है। यहाँ पर हमने पूरा ये नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या पूछा, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है हमने अनुमान लगाया है इसका यूनियन बजट 2024-25 में कितना कुल व्यय का, कुल खर्चे का कितना अनुमान लगाया है। भाई देखो वो लगाया है कितना, 48.21 लाख करोड़, यानी कि 48.21 लाख करोड़ का हमने कितना लगाया है, अनुमान लगाया। कब, बजट 2024-25 में, ठीक है। खर्चे का कितना अनुमान लगाया हमने, इतना। ये हमने टोटल खर्चे का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विच कवर जो कवर करता है वेरियस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जिसमें डेवलपमेंटल क्या होता है, विकासात्मक, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट विकास करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, रोड बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, पब्लिक पार्क बनाती है, या भी जो भी काम जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर का हो, समाज के लिए कल्याण का हो, जिसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले, उसको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या एक्सपेंसेस कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो महंगी चीजें हैं उन पर उसको सब्सिडी प्रोवाइड करके उनको इजीली खरीद सके, या अदर जो गवर्नमेंट के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होती है, इन सभी को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, यानी कि फिस्कल क्या होता है, राजकोषीय, ठीक है, ठीक है। राजकोषीय घाटे का, डेफिसिट क्या होता है, घाटा, कितना टारगेट रखा गया है 2025-24 के जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल क्या होता है, राजकोषीय घाटे का कितना परसेंट उन्होंने टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। तो भाई वो रखा है 4.9, 4.9, 4.9 फिस्कल डेफिसिट फॉर 2024 एंड 25, टारगेट एट 4.9 ऑफ जीडीपी, मतलब कि जितनी हमारी जीडीपी है उसका 4.9% इन्होंने क्या रखा है, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का टारगेट रखा है, ठीक है। द गैप बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, जो कि गैप है, गैप क्या होता है, डिफरेंस है गवर्नमेंट के खर्चों का और उसकी प्राप्तियों का, जिसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड का मतलब होता है शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते, यानी कि उधारी को शामिल नहीं करते, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है शामिल नहीं करते, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेट टैक्स रिसीप्ट फॉर 2024 एंड 25, मतलब कि टैक्स से कितनी रिसिप्ट, टैक्स से कितनी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट है। देखो भाई हमारी गवर्नमेंट का
इनकम का सोर्स क्या है, हमारी गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है टैक्स वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक पर, जो इनकम अर्नर्स है उन पर डायरेक्ट टैक्स लगाती है, और जो कंपनीज होती है, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। उन पर टैक्स इम्पोज करके गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को जनरेट करती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना एस्टिमेट लगाया है टैक्स रिसीप्ट का 2024-25 में, ठीक है। तो भाई उन्होंने एस्टिमेट पूछा है, ठीक है। तो भाई देखो उन्होंने लगाया है 25.83 लाख करोड़ का, ठीक है। उन्होंने एस्टिमेट लगाया है 25.83 लाख करोड़ का, किसके लिए, नेट टैक्स रिसीप्ट, नेट टैक्स रिसीप्ट का, ठीक है। 2024-25 के बजट के विच इंक्लूड्स रेवेन्यू, जिसमें रेवेन्यू इंक्लूड है फ्रॉम इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स से मिलेगा हमें, कॉर्पोरेट टैक्स से मिलेगा, जीएसटी से मिलेगा या अदर टैक्सेस से मिलेगा। मतलब कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स शामिल है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बजट फोकस ऑन विच फोर मेन एरियाज, यानी कि जो हमारा रिसेंट का बजट है 2024-25 का, वो कौन से चार मेन एरिया पर फोकस करता है। ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास, एजुकेशन, रिसर्च, एनवायरमेंटल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फाइनेंस, हाउसिंग, लॉ। तो भाई देखो जो अभी का बजट है, रिसेंट का बजट है, वो किस पर फोकस करता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, स्किलिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार। तो ये इन चार एरिया पर आज अभी का जो हमारा रिसेंट का बजट है, इन फोर एरिया पर क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। द बजट पार्टिकुलरली एम्फोसाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सपोर्ट ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एंड बेनिफिट्स फॉर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास होते हैं मध्यम वर्गीय परिवार। तो भाई ये हमारी बजट की थीम है इस बार की, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई या मिडिल क्लास, ठीक है। ये चारों इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर स्कीम ऑफ ए, यानी कि कुछ स्कीम है, एक स्कीम है ए, ठीक है। जो भी अभी अभी का अगर आपने बजट पढ़ा हो तो स्कीम ए बी सी तीन तरह की स्कीम चलाई गई है, ठीक है। इसमें स्कीम ए के तहत प्राइम मिनिस्टर पैकेज से कितना उनको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियल फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को, यानी कि जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारी है, स्कीम ए के तहत उनको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो भाई उनको 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। देखो भाई ये है स्कीम ए, यहाँ पर लिखा हुआ 15,000 रुपए का उनको सपोर्ट मिलेगा। स्कीम ए प्रोवाइड्स 1 मंथ सैलरी अप टू 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है, रजिस्टर्ड इन द ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में उनको 15,000 रुपए का फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी यूथ आर टारगेटेड फॉर स्किलिंग अंडर द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब कि कितनी यूथ को, यूथ होते हैं युवा, ठीक है, टारगेट किया गया है। स्किलिंग, स्किलिंग होता है उनको कुछ कुशलता सिखाना, कुछ प्रशिक्षण देना, कुछ ट्रेनिंग दिखाना, सिखाना, किसी चीज को उनको ट्रेन करना ताकि वो अपकमिंग अपना कुछ काम सेट कर सके और अपनी अर्निंग कर सके। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंदर कितने जो युवा है उनको कौशल प्रदान करने का उन्होंने टारगेट सेट किया है। तो भाई उन्होंने लगभग 20 लाख 20 लाख यूथ को टारगेट किया है न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत, जो एम करती है, जिसका लक्ष्य है स्किल प्रोवाइड करना 20 लाख यूथ को फॉर 5 ईयर पीरियड, 5 साल का जो अवधि है उसके दौरान, एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि वो एनहांस कर सके, कि मतलब कि बढ़ा सके। एम्प्लॉयबिलिटी होती है कि वो अपना काम शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके, और प्रोडक्टिविटी अपने अंदर की एक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, अपने अंदर के जो स्किल्स है उसको और इम्प्रूव कर सके। तो भी देखो ये यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर ए 5 ईयर पीरियड, यानी कि 20 लाख जो युवा है, यूथ है, उसको वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, प्रोवाइड स्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, आवंटन का मतलब होता है बंटवारा, बांटना, ठीक है, बंटवारा या फिर बांट देना। और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर इन बजट, यानी कि जो ये बजट है इसमें से कितना पार्ट किसका है, एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर क्या होता है, हमारा कृषि का क्षेत्र। तो भाई कितना पार्ट है, 1.52 लाख करोड़, यानी कि ये है हमारा
एग्रीकल्चर का पार्ट, कृषि का हमारा हिस्सा, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इज 1.52 लाख करोड़ विच विल बी यूज फॉर वेरियस स्कीम, जिसको हम अलग अलग स्कीम्स में हम यूज करेंगे, इनिशिएटिव्स में यूज करेंगे। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, किसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, यानी कि जो हमारी कृषि की उत्पादकता है उसमें वृद्धि करना और उसमें रेजिलाइंस लाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी हाई यील्डिंग होता है अच्छी उपज देने वाले बीज, ठीक है। हाई यील्डिंग होते हैं अच्छी उपज देने वाली बीज हो गई, किस्म हो गई, फसल हो गई, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वैरायटीज आर टू बी रिलीज्ड, यानी कि ये बजट के ही सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशली बजट नहीं लिखा हुआ, तो क्वेश्चन पूछा हुआ कितने बीजों को, कितने टाइप्स के बीज जो है और फसल है, यहाँ पर फसल लिखा हुआ, बीज नहीं लिखा हुआ, सीड्स नहीं लिखा हुआ ना, तो आप क्रॉप को ही समझो, ठीक है। तो कितनी टाइप्स की फसल है और जिसको जो अच्छी उपज देगी, और जो हमारी क्लाइमेट होता है हमारा पर्यावरण, उसकी अकॉर्डिंग वो अच्छी हमें प्रोडक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो कम से कम 109 टाइप की जो क्रॉप्स है, 109 टाइप की क्रॉप्स है इस बजट के अंदर, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। द बजट प्लान्स टू रिलीज 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड की 109 कितनी है, मतलब हमने हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज को इसमें रखा है। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हेल्प फार्मर टू कोप देयर क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज देयर यील्ड्स, तो मतलब कि इसमें इन्होंने फार्मर्स को ये हेल्प करेगी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, ताकि अपने अगर पर मौसम भी बदल जाता है तो भी उनको नुकसान ना हो, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े, ठीक है। 109 टाइप की फसलों को। What is the target number of farmers to be initiated into natural farming? नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, जो बिना किसी पेस्टिसाइड्स के ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मतलब कि वो ज्यादा जो कीटनाशक दवाइयां है उनको यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, जो नुकसान देने वाले जो ये छिड़काव की जो किस्में होती हैं उनको यूज नहीं करते, ठीक है। तो वो दवाइयों का यूज नहीं करते, वो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ कितने टारगेट नंबर्स है फार्मर्स के, मतलब कि कितने किसानों की संख्या को उन्होंने टारगेट किया है नेचुरल फार्मिंग के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो भाई उन्होंने किया है कम से कम 1 करोड़ किसानों को, ठीक है। इन द नेक्स्ट 2 years 1 करोड़ फार्मर्स विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग, 1 करोड़ फार्मर्स को उन्होंने इनिशिएट किया है, ठीक है। तो ये भाई बजट 2024 का क्वेश्चन है। द टारगेट इज टू इनिशिएट 1 करोड़ फार्मर्स, 1 करोड़ फार्मर्स इसमें आएंगे नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, मतलब कि जो नेचुरल प्राकृतिक खेती है उसमें, विच आर मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल, जो कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटली है, ओवर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्कीम सपोर्ट्स एम्प्लॉयर्स विद ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय, मतलब कि कौन सी जो स्कीम है वो एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, हमारे कर्मचारी, उनको ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, कंट्रीब्यूशन से उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पे हेल्प करेगी। तो भाई वो है स्कीम सी, देखो भाई ये स्कीम ए है, ये स्कीम बी है और ये स्कीम सी है। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सी स्कीम उसको कंट्रीब्यूट करेगी, पीछे हमने पढ़ा था उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, तो स्कीम सी सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट्स को, रियम्बर्सिंग अप 3000, ठीक है, 3000 रुपए पर मंथ ओवर 2 years, 2 सालों तक उनको ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में उनको हेल्प करेगी एडिशनल एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज एलोकेटेड, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट को एलोकेट किया गया है लोन सब फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्या होता है, उच्च शिक्षा, फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होता है जो इंस्टीट्यूशन जो मतलब कि कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी है वो हमारे देश के अंदर हो, मतलब कि हमारे देश की सीमा के अंदर ही हो, मतलब कि जैसे देखो ये हमारे देश का नक्शा है, ठीक है भाई, ढंग से नहीं बना, आप समझ सकते हो, और वो इसी के ही अंदर हो, वो इसी के ही अंदर हो, तो ये क्या हो गई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब कि हमें बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में ही रहना। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू संस्थान, ठीक है, हमारे देश के ही कॉलेज स्कूल आईआईटी आईआईएम जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें ही, ठीक है। तो उनको में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन होता है उच्च शिक्षा के लिए, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट को एलोकेट किया गया है लोन के लिए, मतलब उसमें कितनी और उसने वृद्धि कर दी है, लगभग 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की उन्होंने लोन को
प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है मतलब कि अपने देश के ही अंदर कोई आईआईटी है, आईआईएम है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी आपको कहीं पढ़ना है उसके लिए वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। वो आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जो और गवर्नमेंट स्कीम्स के में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, जो और गवर्नमेंट स्कीम्स में एलिजिबल नहीं है उनको यहाँ पर ये 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए, कहाँ पर, सिर्फ डोमेस्टिक, सिर्फ देश की सीमा के ही अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स आर टू बी सेट अप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है भाई। नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन से हमारे, जो हमारे ये देखो जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, जो ये वाला एरिया है ये वाला, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पर मेघालय, ये मेघालय हो गया, हमारा सिक्किम हो गया, ये सभी एरिया हो गए, ठीक है, मेघालय सिक्किम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो कितनी बैंक ब्रांचेस ओपन करेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो भाई लगभग 100 ब्रांचेस को वो यहाँ पर सेटअप करेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और वहां पर एक्सेसिबिलिटी की हो। देखो यहाँ पर ये बजट का पूरा बजट में जब हमने डिस्कस किया था क्लास में अपनी, तो उसमें यहाँ पर देखो ये पूरा है लिखा हुआ, मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि लगभग 100 के करीब ब्रांचेस यहाँ पर सेट होगी, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इसकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर द तरुण कैटेगरी आफ्टर एनहेंसमेंट, मतलब कि वृद्धि के बाद तरुण श्रेणी में, मतलब कि क्या है, हमारी मुद्रा कैटेगरी थी उसमें एक शिशु लोन होता था, एक मुद्रा तरुण लोन होता था, उसमें जो कैटेगरी थी तरुण लोन उसकी कितनी लिमिट को बढ़ा दिया है, तो भाई उसकी लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 10 लाख था अब वृद्धि कर दी है, अब 20 लाख कर दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20 लाख, इसमें तरुण कैटेगरी में, तरुण कैटेगरी में। द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी एनहांस्ड फ्रॉम 20 लाख फ्रॉम 10 लाख सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज, मतलब कि जो छोटे बिजनेस है उनको इन्होंने सपोर्ट करने के लिए इसको 20 लाख कर दिया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्रॉम 20 लाख टू 10 से 20 कर दिया तरुण कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौकसी कमेटी रिलेटेड टू, भाई चौकसी कमेटी किससे रिलेटेड है, भाई देखो चौकसी कमेटी है रिलेटेड है 1977 में आई थी ये रिलेटेड है हमारी डायरेक्ट टैक्स से, किससे, डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर सीधा लिखा ना प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो इनकम पर लगाया जाता है, मतलब कि देखो आपकी इनकम कुछ भी है, कुछ भी है, मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम बहुत कम और गवर्नमेंट उठाकर आप पर टैक्स लगाती है, कि नहीं, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आपकी इनकम आती है, मतलब कि आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की जो डिसाइडेड टैक्स स्लैब है उसमें आप आते हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी परसेंटेज उन्होंने सेट की है टैक्स की। तो आप डायरेक्ट टैक्स को, प्रत्यक्ष कर को किसी पर क्या करते हैं, टाल नहीं सकते हैं, वो आप पर ही इम्पोज किया गया है तो आप ही उसको पे करोगे, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ चौकसी कमेटी किससे रिलेटेड है, ये 1977 में आई थी और इसमें ये 4 तरीके के टैक्स को शामिल किया जाता है और ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु गिवन द बॉम्बे प्लान इन 1944, देखो भाई 1944 की बात हो रही है, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओ कि ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। तो भाई इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ था, हमें पता ही था कि जो ब्रिटिशर्स है हमारे देश की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में करके गए थे, वल्नरेबल कंडीशन थी हमारी कंट्री की। तो उससे पहले जब कुछ हमारे वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत अच्छे अच्छे हमारी कंट्री के, उन्होंने क्या किया, एक प्लान सजेस्ट किया था ताकि इंडिया की जो डिप्रेस्ड सेक्टर है, मतलब कि हमारे देश के सभी सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर, कोई भी सेक्टर लगा लो आप, सभी बुरी तरह से क्या थे, पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक प्लान लेके आए, वो 7-8 बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो एक प्लान लेके आए थे ताकि इंडस्ट्रीज को क्या मिले कि बूस्टअप मिल सके। तो उसको एक बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। वो प्लान किसने सजेस्ट किया था,
वो प्लान दिया था एम एन रॉय ने, ठीक है। बॉम्बे प्लान वाज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1944। दिस प्लान केम टू बी नोन एज पीपल्स प्लान, उनके प्लान को पीपल प्लान के नाम से भी जाना गया। और ये प्रिपेयर किया था 8 लीडिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि कुछ 8 क्या थे लीडिंग, क्या होता है उस टाइम के जाने माने जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, उन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था। और पीपल्स प्लान गिवन बाय एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय ने दिया था। एंड गांधीयन प्लान वाज गिवन बाय एस एन अग्रवाल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधीयन प्लान किसने दिया था, वो एस एन अग्रवाल ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बॉम्बे प्लान को ही समझे कि एम एन रॉय जी ने दिया था 1944 में। इन्होंने क्या किया था, ये सिर्फ मेन, क्योंकि इनका ये तो क्या है इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने के लिए 8 बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज था उनको क्या किया था, इकट्ठा किया था और इस प्लान को सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज डैश गाडगिल योजना, मतलब कि कौन सा 5 ईयर प्लान, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना। तो भाई देखो ये था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम गाडगिल योजना भी कहते हैं, गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 1966 61 से 66 का जो पीरियड था वो था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान का, ठीक है। और इसको गाडगिल योजना के भी, इट वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल, और दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो कथन है वो ठीक है। प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग is always necessary to deputy chairman of planning commission, the draft plan is prepared by the national council of national development of council। तो भाई देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से करेक्ट है बी। तो भाई देखो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही चेयरमैन होता है इसका प्लानिंग कमीशन का, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कॉम्पोजिट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कॉम्पोजिट बॉडी है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड यानी कि बी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ये नॉन स्टेटूटरी नॉन कॉम्पोजिट बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि कॉम्पोजिट बॉडी है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक ऑफ स्टेज इज एन इकोनॉमी मीन्स, एक इकोनॉमी में टेक ऑफ का मतलब क्या होता है। भाई देखो हम सिंपल से बेसिक सी मीनिंग से समझते हैं, हम अगर प्लेन से कहीं जा रहे हैं तो प्लेन जब टेक ऑफ करता है वो धीरे 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 ऐसे ऊपर चढ़ता है, तो बिल्कुल एक एकदम तो है नहीं कि वो स्पीड पकड़ लेगा। जब वो धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ पकड़ता है, स्थिर उसका मतलब कि आराम आराम से वो स्टार्ट करता है, तो वो टेक ऑफ स्टेज में होता है। तो यहाँ पर टेक ऑफ स्टेज होता है स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, यानी कि जब स्थिर विकास शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर ये है टेक ऑफ स्टेज, तो यहाँ पर धीरे 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 क्या है, ऐसे ही प्लेन जाता है ना ऊपर, तो ये क्या है टेक ऑफ स्टेज, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये स्टडी ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए चुना क्या, मतलब कि कब उन्होंने कब चुना था मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो देखो भाई सबसे पहले समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। इंडिया ने इसको कब अडोप्ट किया था, इंडिया ने इसको अडोप्ट किया था दूसरी पंचवर्ष योजना में। इंडिया ऑप्टेड मिक्स इकोनॉमी इन सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। देखो भाई मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स वाज ऑप्टेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान। दिस 5 ईयर प्लान एक्सटेंडेड फ्रॉम 1956 टू 61, यानी कि जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961 का। इसी के दौरान इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडोप्ट किया। दिस मीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर्क इन हैंड, यहाँ पर प्राइवेट क्या होता है निजी क्षेत्र और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में कोएग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और यहाँ पर क्या है सब कुछ अच्छे से चलता है। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटीज है असमानता उसमें कमी आती है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर यहाँ पर रहता है, कंज्यूमर की सॉवर्जिनिटी रहती है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन रहता है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इसको अडोप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन इंडिया येलो रिवोल्यूशन, ठीक है, पीली क्रांति, हमने एक पढ़ा था हरित क्रांति, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है पीली क्रांति किससे संबंधित है। प्रोडक्शन ऑफ टी नहीं हो सकता, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर,
और प्रोडक्शन ऑफ पैडी, धान का उत्पादन, ठीक है। तो भाई देखो पीला रंग किसका होता है, ये किसका होता है, पीला रंग होता है ऑयल का, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन से, ऑयल सीड्स होते हैं तिलहन, ठीक है। तो भाई देखो जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, येलो रिवोल्यूशन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स एंड प्रोडक्शन यानी कि तिलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। यहाँ पर भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काम आएगा। ठीक है, देखो ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन क्या है, पेट्रोलियम का, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन का, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर कोको का, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन का, और सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन का। ये सभी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो भाई आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम पब्लिकेशन टाइटल्ड डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम मतलब कि समय समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटा बेस शीर्षक के नाम से प्रकाशन को जारी करता है। ऑप्शन है सीएसओ, एनएसएसओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या आरबीआई। तो भाई किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं डेटाबेस की। तो ये कौन जारी करता है, ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हमारा हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का जो डेटाबेस है वो कौन जारी करता है, टाइम टाइम आरबीआई जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स कैन अकर इन इकोनॉमी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से कौन से जो डेवलपमेंट्स है इकोनॉमी में किए जाते हैं ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि जो घाटे के वित्त पोषण है उसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शंस है, मुद्रास्फीति में वृद्धि, राइज इन इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन पब्लिक डेट में कमी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, धनापूर्ति में वृद्धि, इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि हमारे चालू खाते में सुधार करके, ठीक है। ये हमें कुछ कोड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। तो भी देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ फाइनेंसिंग लार्ज पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय बोरोइंग मनी रादर देन रेजिंग टैक्सेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कब होती है, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और गवर्नमेंट ने इनकम को कम जनरेट किया हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लेशन इट्स एड डेफिसिट फाइनेंसिंग इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी ड्यू टू डेफिसिट, मतलब कि इन इनहेरेंटली मतलब कि ये इन्फ्लेशनरी से क्या करती है, रिलेट करती है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होती है सेंट्रल बैंक के द्वारा और वो पुश करती है मोर मनी को, ठीक है। और इससे क्या होगा, द मनी सप्लाई इज मोर मनी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड बिजनेस हैव मोर डिमांडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे होएगा भाई, देखो 1 और 3 कैसे होएगा, अब इसको समझते हैं। राइज इन इन्फ्लेशन, भाई देखो इन्फ्लेशन राइज होंगे तो क्या होगा, और इंक्रीज कर देंगे मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा कुछ खरीदेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा घूमती रहेगी और क्या हो जाएंगे, लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो मनी का सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी में हो जाएगा, इससे हमारा जो घाटा चल रहा था वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी की infrastructure sectors are known as core sector in India economy used for index of industrial production IIP data, मतलब कि IIP डेटा के उपयोग के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने कोर सेक्टर्स को रूप में, बुनियादी ढांचों के रूप में जाना जाता है। तो भाई लगभग 8 सेक्टर्स को, कितने हैं, 8 कोर सेक्टर्स है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 8 कोर सेक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र एस्टैब्लिश, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था 1974 में पुदुचेरी में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। एट प्रेजेंट देयर आर 713 केवी के, अब प्रेजेंट में यहाँ पर कितने हैं, 713 केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है। सबसे पहला पुदुचेरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, जिसको हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। देखो भाई
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। मतलब कि कितनी प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी की ग्रोथ है इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो भाई वो है कितनी, 6.5 से 7 के बीच में परसेंट में। द इकोनॉमिक सर्वे कंजर्वेटिवली प्रोजेक्ट्स रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 7%, इतनी है हमारी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच डिड इंडियाज रियल जीडीपी, मतलब कि कितनी इंडिया की रियल जीडीपी ग्रो करी है। एफ वाई का मतलब होता है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष, हिंदी में बोले तो वित्तीय वर्ष। अब मैं बार बार आपको ये एक बार बता दिया, बार बार मैं एफ वाई ही इसको पढ़ूंगी, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना रियल जीडीपी का हमने ग्रोथ किया है, हमने किया है 8.2 का, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। 8.2 का हमने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2024 में द परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस का पूछा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस से कितना हमें परसेंटेज कलेक्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो हमें लगभग 55%, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है, टैक्स कलेक्ट हुआ है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस से, यानी कि प्रत्यक्ष करों से। प्रत्यक्ष करों से हमें 55% के लगभग टैक्स क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट रेट डिड आरबीआई मेंटेन द पॉलिसी रेपो रेट, किस रेट पर आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट को, आर को क्या करता है, मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो भाई देखो, अभी अभी एट व्हाट रेट, तो ये बनाए रखता है अपना 6.5% पे, 6.5% पे। देखो, आरबीआई मेंटेन ए स्टडी पॉलिसी रेपो रेट एट 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मनी कॉर्पोरेट डेटर्स, यानी कि दीवाल कॉर्पोरेट होते हैं हमारे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, डेटर्स वर डिस्पोज्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड्स बाय मार्च 2024। देखो भाई, मार्च 2024 तक दिवाला और दिवालियापन, दिवालियापन क्या होता है, जो पर्सन अपने डेब्ट्स को पे करने में अब कैपेबल नहीं है, उसको हम इंसॉल्वेंट कंसिडर करते हैं, के तहत कितने कॉर्पोरेट देनदारों का निपटान किया गया था, ठीक है, 2024 मार्च तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो लगभग 31,394 जो कॉर्पोरेट डेटर्स थे, यानी कि जो कॉर्पोरेट देनदार थे, उनको डिस्पोज किया गया इसके अंदर अंडर द इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवालियापन बैंक्रप्सी कोड मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफ वाई में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2024 में खुदरा, खुदरा होता है रिटेल, रिटेल मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या थी। तो भाई फाइनेंशियल ईयर 24 में हमारी रिटेल इन्फ्लेशन थी कितनी, 5.4, 5.4% थी, ठीक है, एफ वाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, अभी ये कुछ हमारे मेन क्या होते हैं शुरू, रैंकिंग्स, ठीक है, रैंकिंग्स करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII 2022 में हुआ था जो लास्ट, उसमें उसको कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट्स को, UNDP। उसमें हमारी कितनी रैंक है 2024-23 के डेटा के अकॉर्डिंग, उसमें इंडिया की रैंक है 108, ठीक है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, यानी कि जो विश्व की डिजिटल, डिजिटल होता है मतलब कि जो डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का कितना रैंक है, 49। इसको कौन ये जो किसके तहत पब्लिश होती है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के तहत। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ठीक है, ये इनोवेशन है, ये जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया की रैंक है 39, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप GGG, इसमें इंडिया की कितनी रैंक है, 129, इसमें इंडिया की कितनी रैंक है, 129, ठीक है। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की डेटा के अकॉर्डिंग, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन पब्लिश करता है, उसमें इंडिया की रैंक है 126। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, जिसको वर्ल्ड हंगर हाईली जर्मनी और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ आयरलैंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 111, यानी कि 111, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है, इसको एक बार मैं यहाँ ही रेज कर देती हूँ, ठीक है।
ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपने को लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से जरूर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, अब है क्वेश्चन किसका, रेट्स का। पॉलिसी रेपो रेट कितनी है हमारी 6.50, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी है हमारी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी है हमारी MSR 6.75, बैंक रेट कितनी है 6.75, रेपो रेट कितना है हमारा 3.35, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं, ठीक है, ये करंट, ये भी करंट की है, ठीक है। अब हमारा रिजर्व रेशो कितने है, CRR कैश रिजर्व रेशो 4.50, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये है 18%, ठीक है। ये सारा करंट का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट है, अब है 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होते हैं, आयात, मतलब कि जो सामान हमारे देश में आ रहा है। इंपोर्ट क्या होते हैं, आयात। ऑफ टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज अप्रैल जून 20, मतलब अप्रैल जून का ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 2024-25 में कितना हमने इंपोर्ट किया है। पेट्रोलियम क्रूड रशिया से, मेजर सोर्सेज कहाँ से मंगाते हैं हम, रशिया, इराक, सऊदी अरब, ठीक है। देखो ये सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ का, रशिया का है, फिर इराक का है, फिर सऊदी अरब का है, फिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक तो होता है ये क्रूड का मतलब होता है कच्चा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें हम इस पेट्रोल से ही ना, देखो पेट्रोल से ही डीजल निकलता है, उसी डीजल में से ही मिट्टी का तेल निकाल लेते हैं, उसी डीजल में से ही मोम निकाल लेते हैं, उसी में से ही बहुत सारे और जो क्या होते हैं, बहुत सारे और मिनरल्स ये निकाल लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम कहाँ से मंगाते हैं, रसिया से। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से मंगाते हैं, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, UAE से, और कतर से, और यूएसए से। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स UAE से आ रहे हैं, सेकंड है कतर और यूएस से। फिर मंगाते हैं हम गोल्ड स्विट्जरलैंड से, UAE से, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स और साउथ अफ्रीका से गोल्ड। सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ से मंगवाते हैं, स्विट्जरलैंड से। कोल यानी कि कोयला, कोक और ब्रिकेट्स एटसेट्रा, तो ये कोयला वगैरह हम कहाँ से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे बिजली के जो ये सामान वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हम कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं, ये हम मंगाते हैं चाइना से, हांगकांग से और ताइवान से, ठीक है। चाइना, हांगकांग, ताइवान से। फिर आते हैं पर्ल्स, प्रेस एंड सेमी प्रेस स्टोन्स, यानी कि जो हमारे मोती वगैरह हो गए, स्टोन्स हो गए, ये कीमती स्टोन्स वगैरह हो गए, ये हम कहाँ से मंगाते हैं, UAE यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, USA, हांगकांग, ठीक है। फिर आते हैं टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो ये टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, ये हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना, हांगकांग, ताइवान। कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स कहाँ से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से। और ऑर्गेनिक केमिकल्स ये भी हम चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे टॉप एक्सपोर्ट क्या है, हम, सॉरी इम्पोर्ट का क्वेश्चन है ये हमारे, हम किन किन चीजों को मंगवाते हैं। तो भाई देखो सबसे ज्यादा हम मंगवाते हैं क्या, हम मंगवाते हैं सबसे मेन हम पेट्रोलियम क्रूड को, फिर हम मंगवाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, फिर गोल्ड को, कोल को, कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ये आप देख लेना, ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा, अच्छे से इसको आप समझ लेना, ठीक है। और मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने में, इसको लिखने में ईजी रहे। देखो भाई, अब है किसका, इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर, मतलब कि जिससे साथ इंडिया का सबसे ज्यादा क्या चलता है, बिजनेस चलता है। तो भाई देखो इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर, टॉप 10 ट्रेड पार्टनर है, ये अप्रैल 23 और 24 के डाटा, वैल्यू है US मिलियन में, वैल्यू किस में है ये, US मिलियन में है, ठीक है, US मिलियंस में। तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का चाइना है सबसे पहले, अगर टॉप 5 ही पूछे तो चाइना, USA, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, UAE, ठीक है, रशिया, सऊदी अरबिया। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो भाई मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, ये हमें कंट्रीज के नाम दिए होंगे और इनको ऊपर नीचे दिया होगा, इनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना होगा। क्रोनोलॉजी में भाई सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा होता है जो हमारा बिजनेस है चाइना के, फिर USA के, फिर UAE के, फिर रशिया के, फिर सऊदी अरब के साथ, अरेबिया के साथ, ठीक है।
इस तरह से हम इसको रैंकिंग में सेट करेंगे, चाइना, यूएसए और यूएई, ठीक है, रशिया और फिर सऊदी अरबिया। इस तरह से ये क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज। एक्सपोर्ट क्या होते हैं? निर्यात, जो हम अपना सामान बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना कौन कौन सा सामान बाहर भेज रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा की अकॉर्डिंग हमारी 5 मेजर कमोडिटीज है एक्सपोर्ट की। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं हम, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ज्वेल्स एंड ज्वेलरी यानी कि रत्न और आभूषण, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो दवाइयां हो गई, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हो गए, उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? टॉप ट्रेडिंग लार्जेस्ट कमोडिटीज हैं हमारी, इसकी एक्सपोर्ट की। अब है इंपोर्ट की। हम सबसे ज्यादा क्या मंगवाते हैं? इंपोर्ट होता है हमारा आयात। तो पेट्रोलियम क्रूड को, गोल्ड को, कोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, ये क्या है हमारे, क्या है मेजर, क्या है एक्सपोर्ट कमोडिटीज है। ये हम कितनी मात्रा में मंगाते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11.9 बिलियन यूएस डॉलर में गोल्ड इतना हम मंगाते हैं, ठीक है। ये सभी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, देखो भाई यहाँ पर मैं टॉप 6 कंट्रीज। वैसे तो ना क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन 4 ही होते हैं, ठीक है, एस्टेट में। और अब की बार क्या है, एचपीएससी में उन्होंने 5 क्वेश्चन का एक नया ही ट्रिक दिखा दिया है, एक नई ही टेक्निक, मतलब एक टैक्टिक्स है उनकी ये। तो 5 ऑप्शन रखे हैं। जो 5th ऑप्शन होगा ना उसको तो वो ई ऑप्शन होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करें तो आपको ई को चूज करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 कंट्रीज को ले लिया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टॉप 6 कंट्रीज हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको ये बताती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच कंट्रीज हैव, जो कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मोर इन्वेस्ट किया है, विच कंट्रीज हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन इंडिया, मोस्ट इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है सिंगापुर ने। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हु इन्वेस्टेड इन इंडिया, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है सिंगापुर ने 11.77 बिलियन यूएस डॉलर में, फिर मॉरिशस ने, फिर यूएसए ने, फिर नेदरलैंड्स ने, फिर जापान ने, फिर यूएई ने, ठीक है। तो ये फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, और ये फोर्थ पे, और ये फिफ्थ पे। इस तरह से ये रैंकिंग में भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच कंट्री हैव हाईएस्ट इन्वेस्टेड इन इंडिया इन FY फाइनेंशियल ईयर 24। तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैया, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ये बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो भाई कौन सा इनका बेस ईयर है? सीपीआई का है 2011 और डब्ल्यूपीआई का 2011-12 बेस ईयर, ठीक है। अब देखो लीडिंग इंडियन स्टेट्स, कौन से हमारे जो इंडिया के स्टेट्स है अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FY 2024 में, यानी कि फाइनेंशियल 2023-24 में कौन से हमारे जो 5 स्टेट्स है वो एफडीआई इक्विटी को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनफ्लो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, ठीक है। भाई देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो तीनों स्टेट्स है ये कहाँ पर है? ये तीनों स्टेट्स है वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट मतलब देखो ये तीनों एरिया के अंदर, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक होगा, ये समुद्र के पास से लगते राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो बिजनेस वगैरह होते हैं थोड़ा सा इजी रहता है। तो जो जो और कंट्रीज होती है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, तो ये जो ये एरिया लगते हैं गुजरात के, गुजरात में कोई शहर है जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में समुद्र लगता है, कर्नाटक में भी लगता है, गुजरात में भी लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 5 स्टेट्स है जो रिसीव कर रहे हैं हाईएस्ट एफडीआई को, ठीक है। तो इसमें है महाराष्ट्र में 30%, कर्नाटका में 22%, गुजरात में 17%, दिल्ली में 13% और तमिलनाडु में 5%। अब देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंडियाज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन प्रत्याशा, मतलब कि एक कितनी ओवरऑल औसत कितने वर्ष तक एक व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक है। तो 67.7 यानी कि 67.7 साल, यानी कि 67 ईयर्स तक एक हम औसत मान के चले, उससे ज्यादा भी उससे कम भी
मतलब कि ओवरऑल तो एक एवरेज तो हमने ये रेशो निकाला है कि 2022 के तक यहाँ पर इंडिया में लोग जीवित रहते हैं फ्रॉम 62.7 इन प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जो जीवन प्रत्याशा थी वो 62.7 थी, अब ये 67.7 हो गई है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा की दर। इंडिया ग्रोस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा वर सर्ज टू USD 6951 मार्किंग एट 6.3 इंक्रीजमेंट। अब यहाँ पर जो हमारी GNI है पर कैपिटा है उसमें 6.3 का इंक्रीज हुआ है ओवर द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स के स्पैन के दौरान। ठीक है, देयर इज ए राइज इन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे इंडिया में एक्सपेक्टेड ईयर है, मतलब कि जो हम सोचते थे कि बच्चे स्कूल जाए, अब वो 12.6% पर पहुंच गई है, मतलब कि एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। HDI स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर में इंडिया ने क्या है 6.44 को कितना की अचीव किया है 2022 में। पोजीशनिंग, इंडिया की कितनी पोजीशन है, रैंक है 134, 193rd कंट्री में से इंडिया की 134 रैंक है यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार। किस कैटेगराइज, इसमें इंडिया आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि मध्यम, मतलब कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया इसमें आता है, मध्यम मानव विकास में। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4। यहाँ पर हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पढ़िए, पूरा कंसेप्ट है, इसमें मेनली 17 गोल्स होते हैं, तो ओनली 4 गोल्स को पूछा है। 4 जो हमारा गोल है वो किससे रिलेटेड है, भाई हमारा जो 4th गोल है वो रिलेटेड है क्वालिटी एजुकेशन से, अच्छी शिक्षा से, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। देखो ये रहा, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट गोल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है हमारा एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो भाई इनको आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PMJJBY, PMSBY एंड APY किस वर्ष शुरू किए गए थे, भाई ये शुरू किए गए थे 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना APY, ये 2015 में शुरू किए थे। आफ्टर कंप्लीट 8 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद they were launched in 2015 till date they recorded more than 60 करोड़ एनरोलमेंट। अभी तक इन्होंने 60 करोड़ एनरोलमेंट को किया है इसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 34 करोड़ एनरोलमेंट हुए हैं और अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब कि हम इंडियन इकोनॉमी को अगर कंसिडर करें, इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। जो हमारा भारत है वो दुनिया का 5वां बड़ा सेवा निर्यातक है, एक्सपोर्टर की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया वॉज द हाइएस्ट रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड ऑफ 2022। भारत 2022 में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करता है, रेमिटेंस होता है कहीं से उसको रेमिटेंस मिल गई, पैसा मिल गया तो प्राप्त करता था 2022 में। तो ये कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ओनली 1 2, बोथ 1 एंड 2 या नाइदर 1 2। तो भी देखो इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो भी देखो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए। कैसे होगा, देखो ये एक बात, ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर, यहाँ पर या ना 7th आएगा, गलती से 5th टाइप हो गया था भाई, ये 7th क्या है, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया हैज द हाईएस्ट रिसिप्ट रेमिटेंस इन वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, ये गलत टाइप हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 2022 में इसको क्यों मिली थी, क्योंकि यहाँ पर ना कोविड चला हुआ था, उसके बाद ना हमारे देश के जितने भी सेक्टर है ना वो धीरे 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 उन्होंने क्या किया धीरे धीरे उन्होंने कवर किया था। 2019-20 का जो वक्त था, वक्त, उसमें क्या हुआ था, हमारा क्या आता है, कोविड आता है। कोविड की वजह से क्या होता है कि जो सभी सेक्टर्स है, मतलब कि इकोनॉमी है थोड़ी सी हिल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको करेक्ट कर लेना। और इसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेजिडेंस मिला था, क्योंकि हमारे देश की जो एक अच्छी इमेज बनी हुई है, तो हमारे देश को अच्छे से क्या मिल जाते हैं, सब्सिडी वगैरह, लोन्स वगैरह, रेमिटेंस वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस इन द वर्ल्ड,
एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब कि हमने ना एक स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ की वो क्या बनाई हुई है, रिस्पॉन्स बना हुआ है कुछ पिछले दशकों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द विजन ऑफ अमृतकाल। ये 2023-24 का जो बजट था हमारा पिछला, उसमें अमृतकाल जो था उसका क्या विजन था, उसका क्या विजन था। तो भाई देखो, अमृतकाल जो विजन था उसका विजन था ये सभी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अपॉर्चुनिटी टू सिटीज, फोकस ऑन यूथ, सिटीजन्स ऑफ फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, स्टेबल स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल। तो भाई देखो इसमें क्या है, इसमें ये सभी आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, फॉर फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल। तो ये इकोनॉमिक, ये क्या था, विजन था अमृतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट पेपरलेस। फर्स्ट पेपरलेस क्या है, बिना पेपर का डिजिटल बजट। मतलब कि वो बजट ना हमने, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने टैब पे दिखाया था, टैब पे पेश किया था, वो प्रेजेंट किया गया था हमारा 2021-22 में, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, बी आ जाएगा। देखो ये ना इसके अंदर, ये पहले क्या होता था, ये एक चमड़े का थैला लेके आते थे, ठीक है, चमड़े का थैला लेके आते थे, और या फिर बाद में एक रेड कलर का एक बैग लेके आने लगे जिसको बही खाता करते थे। अब 2021-22 में इन्होंने क्या क्या डिजिटल बजट को पेश किया था पेन टैबलेट की हेल्प से। तो ये क्या था, पेपरलेस बजट था, ठीक है। ये पेन टैब है इसके अंदर, ये कवर है इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था, डिजिटल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑर्गेनाइजिंग G20 समिट हेल्ड इन 2022। ठीक है, कौन सी सिटी ने G20 जो समिट है उसको हेल्ड किया 2022 में। तो भाई देखो 2022 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन कौन आयोजित करा, मतलब किसने किया, वो किया था भाई हमारा 17th एनुअल जो हमारा समिट था G20, होस्टेड बाय द इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी इन बाली, बाली में हुआ था। बट 18th G20 जो समिट था वो होस्ट होगा इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइसेस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड। वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट फूड को परचेज करती है। मेंटेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द बिल्डिंग बफर स्टॉक्स आर नोन एज। मतलब कि वो प्राइस, वो कीमत जिस पर गवर्नमेंट फूड्स को खरीदती है मेंटेन करने के लिए, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को और बफर स्टॉक को बिल्डअप करने के लिए, वो होता है हमारा एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये होता है हमारा एमएसपी, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा ये डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो भी देखो, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पेशली एस्टेट का तो ये फेवरेट स्ट्रेटजी है कि वो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ अवेलेबल चॉइस, जो हमारी चॉइसेस है उसमें वृद्धि करना, इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स एंड नेशनल सेल्फ एस्टीम, मतलब सेल्फ एस्टीम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आत्मसम्मान में वृद्धि। ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। तो भाई देखो, जो सभी ये डेवलपमेंट, जो सभी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अंडरटेकन टू। तो भाई देखो, ये क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है किसानों को किसी अनसर्टेनिटी की वजह से, अगर उनकी फसलें, उनकी क्रॉप्स, उनका जो सामान है वो बिक नहीं पाता, तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, एक अश्योरेंस देती है कि अगर कोई क्लैमिटीज आती है, नेचुरल क्लैमिटीज आती है, कोई कोई वजह से, कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, या किसी वजह से आपकी फसल खराब हो गई या बिक नहीं पाई, तो हम उसको ले लेंगे। तो वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस द मिनिमम क्या है, इसमें कॉमनली क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इन इंडिया फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता, बाढ़ आ गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया मार्केट में, तो नेचुरल काइंड से तो गवर्नमेंट उनकी फसलों को खरीद सकती है, ठीक है। In order to provide better prices to the farmer for crop produce, government has increased minimum support price to रबी एंड खरीफ फसल। अब किसानों की जो रबी और खरीफ फसल थी, अब उनके प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने, और ये होता है एमएसपी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें इसमें होती है, प्रोवाइड करती है इंसेंटिव फार्मर्स को, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट फार्मर्स को, और किसी भी, मतलब अगर उनके सामने कोई गलत आ जाता है, मतलब कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, उससे भी उनको बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईजीओटी कर्म योगी प्लेटफॉर्म
इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। ठीक है, तो भाई देखो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, किस कैटेगरी के पीपल्स के लिए। तो भाई देखो गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल ने, जो गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल है उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए 3 दिसंबर 2023 को इसको लॉन्च किया कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को, जो कि यूजर फ्रेंडली है, जिसमें स्क्रीन रीडर, स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट, इस सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो कि अभी हमने हाल ही में न्यूज में देखा, लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के द्वारा उसको जारी किया गया है। पीएम स्वनिधि स्कीम को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने इसको प्रेस किया है पीएम स्वनिधि को। रिस्टोरिंग स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेडी वगैरह लगाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनके डिग्निटी को पेंडेमिक में इसको लॉन्च किया गया था जून 2020 में। और ये स्कीम प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स, यानी कि जो वो अफोर्ड कर सके उस कैपिटल लोन को ये प्रोवाइड करती है। इसमें लगभग टोटल 10,678 करोड़ रुपए का लोन ओवर 60.94, मतलब कि लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लोन उन्हें प्रोवाइड कर दिया है, स्ट्रीट वेंडर को। ठीक है, यानी कि जो रेडी वगैरह लगाते हैं इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर इस स्कीम को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम को। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, ये रिसीव्ड 21 लाख एप्लीकेंट्स इन 2 and 3 हाफ मंथ, लगभग 3-4 महीने में इनको 21 लाख के एप्लीकेंट्स इनको मिल चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, इनको स्किल प्रोवाइड करेंगे और इनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि ये कुछ जो ये क्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस है, कलाकार है, इनको अब और ज्यादा ये अपने काम को अच्छा कर सके। अब हम बात करते हैं महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी की। ठीक है, तो भी देखो महारत्न कंपनी क्या होती है, जो सबसे महान है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे, जिसके पास ऑलरेडी नवरत्न का दर्जा है वो उस कैटेगरी में आती है। इसको इंडिया की स्टॉक लिस्टेड में एडजस्ट किया जाता है, और जिसकी एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ रही है लगभग लास्ट 3 सालों में। ठीक है, और उसकी नेटवर्थ कितनी रही है, 15,000 करोड़। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, महारत्न कंपनी में। और नवरत्न में कौन आती है, जिसको शेड्यूल ए में रखा गया है, और जिसकी अच्छी वेरी गुड रेटिंग है लास्ट 3 से 5 सालों में। ठीक है, और मिनी रत्न में क्या आते हैं, मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, जो लगातार 3 सालों से प्रॉफिट अर्न कर रही है, हैविंग पॉजिटिव नेटवर्क, जिसकी अच्छी पॉजिटिव नेटवर्क रही है। ठीक है, अब देखो ये हम बात करें अभी कहाँ है, अभी हमारे देश में 24 महारत्न कंपनी है, 14th नवरत्न है, और 75 मिनी रत्न कंपनीज है इंडिया में। 24 महारत्न और 14 नवरत्न और 75 मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो भैया आप इसको ध्यान रख लेना। ये कुछ कंपनी है, ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी नवरत्न। नवरत्न कितनी है, 14th नवरत्न है। ठीक है, और ये है हमारी नवरत्न कंपनी। ठीक है, ये और 24 कितनी है, महारत्न। 24 कितनी है, महारत्न। ठीक है, तो भी आज की ये पढ़ लेना, आज की ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और भाई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और कोई अगर इससे रिलेटेड करंट का डेटा रह गया तो भाई कमेंट्स में बता देना, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम एस्टेट के प्रीवियस पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो भी मिलते हैं।